हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग को बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर के एक विषय फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन एजी 510 का 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यदि आप लोग इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन है, हार्मोन को परिभाषित कीजिए एवं उसकी विशेषता बताइए। ठीक है, हार्मोन्स को परिभाषित करना है, हार्मोन क्या होता है उसको बताना है और उसकी विशेषता बताना है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है हार्मोन्स। तो रासायनिक रूप से हार्मोन्स मुक्त स्टेरॉइड या प्रोटीन से भी उत्पन्न पदार्थ होते हैं। ठीक है, मैंने इसका 2-3 डेफिनेशन लिया हुआ है ताकि आप लोग को अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, तो मैंने बताया कि रासायनिक रूप से जो हार्मोन होते हैं ये मुक्त स्टेरॉइड या प्रोटीन से भी उत्पन्न पदार्थ होते हैं। हार्मोन्स को केमिकल्स मैसेंजर भी कहते हैं। ठीक है, हार्मोन जो होता है इसको केमिकल मैसेंजर्स भी कहते हैं। आगे देखते हैं हार्मोन्स के बारे में। हार्मोन्स एक विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जंतुओं में उपस्थित अनेक ग्रंथियों की जीवित कोशिकाओं द्वारा उत्सर्जित किए जाते हैं। ठीक है, हार्मोन क्या होता है? हार्मोन एक विशेष प्रकार का रासायनिक पदार्थ होता है जो जंतुओं में उपस्थित अनेक ग्रंथियों की जीवित कोशिकाओं द्वारा उत्सर्जित किया जाता है। ध्यान समझिएगा मैं क्या बता रहा हूँ और क्या बताया जा रहा है। हार्मोन क्या होता है? हार्मोन एक विशेष प्रकार का रासायनिक पदार्थ होता है। क्या होता है? रासायनिक पदार्थ होता है जो जंतुओं में उपस्थित अनेक ग्रंथियों की जीवित कोशिकाओं द्वारा उत्सर्जित किया जाता है। ठीक है, जंतुओं में क्या किया जाता है? ऊपर से जो अनेक प्रकार की ग्रंथियां हैं उनमें जो जीवित कोशिकाएं उनके द्वारा उत्सर्जित किया जाता है और यह वृद्धि और विकास की प्रक्रियाओं को उत्तेजित करता है। ठीक है, हार्मोन जो होता है वृद्धि और विकास की प्रक्रियाओं को उत्तेजित करता है। तो इतना समझिए आप लोगों को। हार्मोन एक विशेष प्रकार का रासायनिक पदार्थ होता है जो जंतुओं में उपस्थित अनेक ग्रंथियों की जीवित कोशिकाओं द्वारा उत्सर्जित किया जाता है और जो वृद्धि और विकास की प्रक्रियाओं को भी उत्तेजित करता है। आगे देखते हैं। वह पदार्थ जो जीवों के किसी संभाग में या किसी भाग में उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, वह पदार्थ जो जीवों के किसी भाग में उत्पन्न किया जाता है वहां से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। ठीक है, जहां पर उत्पन्न होता है वहां से उसे दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर दिया जाता है जहां वह विशिष्ट दैहिक क्रियाओं को प्रभावित करता है, तो उसे हार्मोन कहते हैं। ठीक है, तो हार्मोन क्या होता है आप लोग अच्छे समझ में आ गया होगा। यदि आपसे पूछ दिया हार्मोन क्या होता है तो आप लोग को सीधे लिखना है कि हार्मोन एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ होता है जो जंतुओं में उपस्थित अनेक ग्रंथियों की जीवित कोशिकाओं द्वारा उत्सर्जित किया जाता है और जो वृद्धि और विकास की प्रक्रियाओं को भी उत्तेजित करता है। ठीक है, सीधे आप लोग को यही लिखना है हार्मोन्स के बारे में। विशेषता पूछेगा तो विशेषता क्या है इसकी? तो हार्मोन्स जल में विलय होते हैं। हार्मोन्स क्या होता है? जल में विलय होता है जो रक्त के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रवाहित होता है। ठीक है, हार्मोन्स जल में विलय होते हैं जो रक्त के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रवाहित होते हैं। अगला है, हार्मोन्स कम अणु भार वाले यौगिक हैं। हार्मोन्स क्या है? कम अणु भार वाले यौगिक हैं जो कम अणु भार के कारण कोशिका की प्लाज्मा झिल्ली से भी गुजर जाते हैं। ठीक है, हार्मोन्स कम अणु भार वाले होने की वजह से, कम अणु भार वाले यौगिक होने की वजह से क्या होता है कि कोशिका की जो प्लाज्मा झिल्ली होती है उससे भी गुजर जाता है और कोशिका को पारगम्य बनाता है। ठीक है, अधिक पारगम्य बना देता है, याद रखिएगा। अगला है, हार्मोन्स का संचय शरीर में नहीं होता है, ये बनते रहते हैं और नष्ट होते रहते हैं। ठीक है, हार्मोन्स जो होता है इसका संचय शरीर में होता नहीं होता। ठीक है, बनता रहता है और नष्ट होता रहता है। ठीक है, अगला है, हार्मोन्स रासायनिक उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है और शरीर की क्रियाओं की गति को कम या बढ़ा देता है। ठीक है, शरीर की क्रिया की जो गति होती है उसको कम या बढ़ा देता है। कौन? हार्मोन्स। आगे देखते हैं। हार्मोन्स कार्बनिक उत्प्रेरक होते हैं जो ऊतकों में कोएंजाइम ए की भांति कार्य करते हैं। ठीक है, ऊतकों में कोएंजाइम ए की भांति कार्य करते हैं। तो ये था हार्मोन्स क्या होता है और हार्मोन्स की विशेषता होता है। मैंने आप लोगों को इस विशेषता दिया कि हार्मोन जल में विलय होता है जो रक्त के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रवाहित होता है। हार्मोन्स कम अणु भार वाले यौगिक होने के कारण कोशिका की प्लाज्मा झिल्ली से भी गुजर जाते हैं। हार्मोन का संचय शरीर में नहीं होता है, ये बनते रहते हैं, नष्ट होते रहते हैं। हार्मोन रासायनिक उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है, शरीर की क्रियाओं की गति को कम या बढ़ा देता है। हार्मोन्स कार्बनिक उत्प्रेरक होता है जो ऊतकों में कोएंजाइम की भांति कार्य करता है। तो उम्मीद करते हैं पहला क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए चलते दूसरे क्वेश्चन पे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मैंने छोटा सा ही लिया है ताकि आपको मतलब टाइम बहुत कम है, लेट भी हो गया वीडियो बनाने में। ठीक है, तो कोरी चक्र क्या है? क्वेश्चन कोरी चक्र क्या है या कोरी साइकिल क्या है, ऐसा एग्जाम पूछता है क्वेश्चन। तो कोरी साइकिल क्या है और कोरी चक्र क्या है इसको हम लोग
देखेंगे, ठीक है। इसे लैक्टिक एसिड चक्र भी बोला जाता है, इसे कोरी चक्र को लैक्टिक एसिड चक्र भी बोला जाता है, याद रखिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो कोरी चक्र एक प्राकृतिक चयापचय मार्ग है, ठीक है। क्या है? चयापचय मार्ग है, जिसका नाम 1929 ईस्वी में इसके खोजकर्ताओं कार्ल फर्डिनेंड कोरी और गर्टी कोरी के नाम पर रखा गया था, ठीक है। कोरी चक्र जो है इसको सन 1929 में इसके खोजकर्ता कार्ल फर्डिनेंड कोरी और गर्टी कोरी के नाम पर रखा गया था। इसे कभी कभी लैक्टिक एसिड चक्र के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। कोरी साइकिल को, कोरी चक्र को कभी कभी लैक्टिक एसिड चक्र के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें लैक्टेट का उत्पादन शामिल होता है, ठीक है। कोरी चक्र में लैक्टेट का उत्पादन शामिल होता है, मतलब लैक्टेट का उत्पादन होता है, इसीलिए इसे लैक्टिक एसिड साइकिल भी बोला जाता है। कोरी चक्र तब होता है जब मांसपेशियों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। हमारे मांसपेशियों को जब ऊर्जा की आवश्यकता होती है तब उस समय कोरी चक्र का आवश्यकता होता है, ठीक। जैसे हम लोग जब एक्सरसाइज करते हैं तो सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, ठीक है। उस समय कोरी चक्र की आवश्यकता होती है, उस समय कोरी चक्र जो होता है वह ट्रिगर करता है, उस समय कार्य करना शुरू कर देता है, ठीक है। जब बहुत सारा मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद हमारी मांसपेशियां जो होती हैं वो थक जाती हैं, तब उनको ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उस समय कोरी चक्र जो होता है वह कार्य करता है। तो यह था कोरी चक्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी। कोरी चक्र मैंने आप लोग बताया कि कोरी चक्र एक प्राकृतिक चयापचय मार्ग है, जिसका नाम सन 1929 ईस्वी में इसके खोजकर्ताओं कार्ल फर्डिनेंड कोरी और गर्टी कोरी के नाम पर रखा गया था। इसे कभी कभी लैक्टिक एसिड चक्र के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें लैक्टेट का उत्पादन शामिल होता है। कोरी चक्र तब होता है जब मांसपेशियों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आगे देखते हैं इसी में। कोरी चक्र एक चयापचय प्रक्रिया और रासायनिक मार्ग है, ठीक है। कोरी चक्र एक चयापचय प्रक्रिया है और रासायनिक मार्ग है, जिसके दौरान मांसपेशियों में उत्पादित लैक्टिक एसिड को यकृत द्वारा ग्लूकोज में परिवर्तित किया जाता है। याद रखिएगा, कोरी चक्र एक चयापचय प्रक्रिया और रासायनिक मार्ग है, जिसके दौरान मांसपेशियों में उत्पादित लैक्टिक एसिड को यकृत द्वारा ग्लूकोज में परिवर्तित किया जाता है और फिर से चयापचय के लिए मांसपेशियों में वापस ले लिया जाता है, ठीक है। पहले क्या किया जाता है? पहले यकृत द्वारा ग्लूकोज में परिवर्तित किया जाता है और फिर से चयापचय के लिए मांसपेशियों में उसे वापस ले लिया जाता है। तो यह था कोरी चक्र के बारे में। इंपॉर्टेंट है कोरी चक्र, याद रखिएगा। जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है सब। आगे अगला क्वेश्चन है, लिपिड क्या होते हैं, उनका वर्गीकरण कीजिए। हाँ देखिए, इसके पीछे मैंने जो भी वीडियो बनाया है उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन फंसेंगे और इस वीडियो में तो मैं सिर्फ 5 ही क्वेश्चन बताऊंगा, पीछे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बताए हुए हैं, ठीक है। आप लोगों ने देख भी लिए होंगे कुछ। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, लिपिड क्या होते हैं, उनका वर्गीकरण कीजिए या इनके प्रकार बताइए, ऐसा पूछ सकता है। तो लिपिड क्या होते हैं? तो लिपिड कार्बनिक यौगिक होते हैं। लिपिड एक कार्बनिक यौगिक है, या लिपिड कार्बनिक यौगिक होता है जिनमें हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन परमाणु होते हैं, ठीक है। लिपिड कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन परमाणु होते हैं, जो जीवित कोशिकाओं की संरचना और कार्य के लिए रूपरेखा बनाते हैं, ठीक है। लिपिड पूछ दिया कोई तो क्या बोलेंगे? बोल दीजिएगा सीधे समान बात कि वसा तथा वसा से संबंधित सभी पदार्थों को सामूहिक रूप से लिपिड या लिपाइड कहते हैं, ठीक है। वसा आप लोगों ने सुना होगा, वसा, और वसा से संबंधित जो भी पदार्थ हैं उन पदार्थों को सामूहिक रूप से लिपिड या लिपाइड कहते हैं, ठीक है। या लिपिड कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन परमाणु होते हैं, जो जीवित कोशिकाओं की संरचना और कार्य के लिए रूपरेखा बनाते हैं। अगला है, वसा तथा वसा से संबंधित सभी पदार्थों को सामूहिक रूप से लिपिड या लिपाइड कहते हैं। लिपिड शब्द सर्वप्रथम ब्लूर ने 1943 में दिया था, ठीक है। ब्लूर ने 1943 में सबसे पहले लिपिड शब्द को दिया था। इसका वर्गीकरण देखते हैं तो इसको 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला सिंपल लिपिड, दूसरा कंपाउंड लिपिड, तीसरा डेराइव्ड लिपिड। साधारण लिपिड, संयुक्त लिपिड और व्युत्पन्न लिपिड, ठीक है। तो इसको 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है लिपिड को। चलिए देखते हैं सबसे पहले तीनों के बारे में। सिंपल लिपिड, तो सिंपल लिपिड क्या होता है? तो ए एल्कोहल तथा वसीय अम्लों के एस्टर होते हैं, ठीक है। सिंपल लिपिड वह लिपिड होते हैं जो एल्कोहल तथा वसीय अम्लों के एस्टर होते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, थोड़ा सा ये अंतर होता है संयुक्त और सिंपल लिपिड में। सिंपल लिपिड में एल्कोहल तथा वसीय अम्लों के एस्टर होते हैं, जैसे वसा, तेल हो गया, ठीक है, या मोम हो गया। सिंपल लिपिड में एल्कोहल तथा वसीय अम्लों के एस्टर होते हैं, जबकि संयुक्त लिपिड जो है इसमें एल्कोहल तथा किसी अन्य समूह के साथ वसीय अम्लों के एस्टर होते हैं, ठीक है। इसमें वसीय अम्लों के एस्टर जो होते हैं किसी अन्य समूह के साथ होते हैं, ठीक है। तो संयुक्त लिपिड क्या होता है? तो वह लिपिड जो एल्कोहल तथा किसी अन्य समूह के साथ वसीय अम्लों के एस्टर होते हैं उसे बोलते हैं संयुक्त लिपिड। इसके अंतर्गत फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड,
क्रोमोलिपिड तथा एमिनोलिपिड आते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन से लिपिड आते हैं? तो इसके अंतर्गत फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, क्रोमोलिपिड तथा एमिनोलिपिड आते हैं। आगे देखते हैं व्युत्पन्न लिपिड, तीसरा लिपिड जो कि था, तो इसके अंतर्गत सरल तथा यौगिक लिपिड के जल अपघटन से प्राप्त उच्च वसी अम्ल, कोलेस्ट्रॉल तथा अन्य उच्च अणुभार वाले एल्कोहल आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा जो व्युत्पन्न लिपिड होता है, मतलब दोनों से प्राप्त होने वाले लिपिड को व्युत्पन्न लिपिड बोल सकते हैं। इनके अंतर्गत सरल तथा यौगिक लिपिड के जल अपघटन से प्राप्त उच्च वसी अम्ल, कोलेस्ट्रॉल तथा उच्च अणुभार वाले अन्य एल्कोहल आते हैं। ठीक है, तो यह था लिपिड के बारे में। आगे देखते हैं, प्रश्न है पाचन तंत्र में रूमेन का कार्य बताइए। ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि लेट हो गया वीडियो बनाने में, लिखने में ही लेट हो गया था इसकी वजह से। ठीक है, तो पाचन तंत्र में रूमेन का कार्य बताइए। तो पाचन तंत्र में रूमेन एक महत्वपूर्ण अंग होता है जो पशुओं और मनुष्यों की पाचन प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और ये पाचन प्रक्रिया में एक प्रमुख घटक के रूप में भी कार्य करता है। ठीक है, रूमेन पूछता है कि पशुओं में रूमेन का कार्य बताइए या पाचन तंत्र में रूमेन का कार्य बताइए, तो आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, तो पाचन तंत्र में रूमेन एक महत्वपूर्ण अंग होता है जो पशुओं और मनुष्यों के पाचन प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और ये पाचन प्रक्रिया में एक प्रमुख घटक के रूप में कार्य करता है। रूमेन जो होता है ये पाचन प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और पाचन प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में कार्य करता है। रूमेन पाचन तंत्र का पहला भाग होता है। यह ग्रहण किए गए खाद्य पदार्थों को ठीक से किण्वित करने, फर्मेंटेशन करने और संसाधित करने का काम करता है। रूमेन का कार्य देखते हैं, तो पहला है फर्मेंटेशन, किण्वन। रूमेन का पहला कार्य फर्मेंटेशन या किण्वन। तो रूमेन में फर्मेंटेशन होता है जिससे खाद्य सामग्री को आसानी से पचाया जा सकता है। इसमें बैक्टीरिया खाद्य सामग्री को ब्रेक डाउन करते हैं और उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। दूसरा कार्य अब्जॉर्प्शन, अवशोषण। तो रूमेन से अवशोषित होने वाले कुछ पोषक तत्वों को ब्लड में अवशोषित किया जाता है ताकि वे शरीर के अन्य हिस्से में पहुंच सके और उनका उपयोग हो सके। अगला है डाइजेशन, पाचन। ठीक है, तो रूमेन में भोजन का पाचन होता है जिससे खाद्य सामग्री को उपयुक्त पोषक तत्वों में बदला जा सकता है। ठीक है, रूमेन में भोजन का पाचन होता है जिससे खाद्य सामग्री को उपयुक्त पोषक तत्वों में बदला जा सकता है। अगला है गैस निर्गमन या गैस इलिमिनेशन। ठीक है, तो रूमेन में बैक्टीरिया द्वारा हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसे गैसों को उत्पन्न किया जाता है जिससे बाहर निकाला जाता है। ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा रूमेन में बैक्टीरिया तथा द्वारा हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसे गैसों को उत्पन्न होता है जिन्हें बाहर निकाला जाता है। ठीक है, रूमेन के द्वारा। अगला है न्यूट्रिएंट ब्रेकडाउन। तो रूमेन में पोषण सामग्री को ब्रेक डाउन करके उसमें मौजूद पोषण तत्वों को छोड़ता है जिससे शरीर को उचित पोषण मिलता है। तो यह था रूमेन और रूमेन का कार्य। ठीक है, पाचन तंत्र में रूमेन का मायने करता है। पहला होता है किण्वन, दूसरा अब्जॉर्प्शन, तीसरा डाइजेशन, चौथा गैस इलिमिनेशन और पांचवा न्यूट्रिशन ब्रेकडाउन। फर्मेंटेशन मैंने बताया कि रूमेन जो होता है वो विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्री को पचाता है जिससे बैक्टीरिया खाद्य सामग्री को ब्रेक डाउन करता है और इससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। फिर मैंने अब्जॉर्प्शन बताया कि जब ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है तो इसे रूमेन में अवशोषित किया करके ब्लड में अवशोषित किया जाता है ताकि वे शरीर के अन्य भागों तक पहुंच सके। मैंने बताया डाइजेशन, तो रूमेन में भोजन का पाचन होता है जिससे खाद्य सामग्री को उपयुक्त पोषक तत्वों में बदला जाता है। उसके बाद गैस इलिमिनेशन होता है, मतलब जो गैस उत्पन्न होता है उसको बाहर निकालने का कार्य भी रूमेन करता है। उसका न्यूट्रिएंट का ब्रेक डाउन का कार्य भी रूमेन करता है। तो यह था रूमेन का कार्य। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्रेब्स चक्र या साइट्रिक एसिड चक्र क्या है? क्रेब्स चक्र या साइट्रिक एसिड चक्र क्या है? यार इसे टीसीए साइकिल ही बोला जाता है, याद रखिएगा। टीसीए साइकिल, क्रेब्स चक्र या साइट्रिक एसिड साइकिल को जो पूछ दे तो आप लोगों को यही लिखना है। ठीक है, तो क्रेब्स चक्र या टीसीए चक्र या साइट्रिक एसिड चक्र माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होने वाली एंजाइम उत्प्रेरक प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला है। ठीक है, क्रेब्स चक्र या टीसीए साइकिल या साइट्रिक एसिड साइकिल माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होने वाली एंजाइम उत्प्रेरित प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला है जहां एसिटिल को एंजाइम ए को कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए ऑक्सीकरण किया जाता है। ठीक है, फिर से सुनिएगा और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। क्रेब्स चक्र या टीसीए साइकिल या साइट्रिक एसिड चक्र माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होने वाली एंजाइम उत्प्रेरित प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला होती है जहां पर एसिटिल को एंजाइम ए को कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए ऑक्सीकरण किया जाता है और को एंजाइम ए कम हो जाते हैं। ठीक है, और को एंजाइम ए जो होता है वह कम हो जाता है जो इलेक्ट्रॉन परिवहन एटीपी उत्पन्न करता है। जो क्या उत्पन्न करता है? इलेक्ट्रॉन परिवहन एटीपी उत्पन्न करता है। तो इसके 7 से 8 स्टेप होते हैं टीसीए साइकिल के, उन स्टेप्स को हम लोग देखेंगे। ठीक है,
तो टीसीए चक्र एक केंद्रीय मार्ग होता है जो कई चयापचयों के लिए एक एकीकृत बिंदु प्रदान करता है जो विभिन्न बिंदुओं पर इसे फीड करते हैं। यह 8 अलग अलग चरणों में होता है, ठीक है, 8 अलग अलग चरणों में होता है, जिसमें पहला चरण होता है, पहला स्टेप होता है एसिटिल कोएंजाइम ए, मतलब 2 कार्बन के अणु, ठीक है, कार्बन के 2 अणु। तो एसिटिल कोएंजाइम में ऑक्जेलो एसीटेट के साथ जुड़कर साइट्रेट बनाता है, ठीक है। एसिटिल कोएंजाइम में जो है ऑक्जिले एसीटेट के साथ मिलकर या जुड़कर क्या बनाता है, साइट्रेट बनाता है। साइट्रेट को आइसोसिट्रेट में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। अगला स्टेप होता है आइसोसिट्रेट को अल्फा कीटोग्लूटारेट में ऑक्सीकृत किया जाता है जिसके परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और NaDH का एक अणु बनता है, ठीक है। तीसरे स्टेप में क्या किया जाता है, आइसोसिट्रेट को अल्फा कीटोग्लूटारेट में ऑक्सीकृत किया जाता है जिसके परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और एक NaDH बनता है। इस चरण को उत्प्रेरित करने के लिए जिम्मेदार एंजाइम आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज है, ठीक है। इस चरण को उत्प्रेरित करने के लिए जिम्मेदार जो एंजाइम हुआ है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज। यह एक दर सीमित कदम है क्योंकि आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेट एक एलोस्टेरिक रूप में नियंत्रित एंजाइम होते हैं। अगला स्टेप देखते हैं। चौथे स्टेप में अल्फा कीटोग्लूटारेट को 4 कार्बन अणु बनाने के लिए ऑक्सीकरण किया जाता है। यह कोएंजाइम ए से जुड़कर स्यूसिनिल कोएंजाइम ए बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड के दूसरे अणु के साथ NaDH का एक दूसरा अणु उत्पन्न होता है, ठीक है। पांचवें स्टेप में सिक्सिनिल कोएंजाइम ए को फिर से सिक्सिनेट में परिवर्तित किया जाता है और GTP अणु का उत्पादन किया जाता है, ठीक है, GTP अणु का उत्पादन किया जाता है। टीसी साइकिल आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, देखिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। अगला है सक्सिनेट को प्यूरमेट में परिवर्तित किया जाता है और FADH2 का एक अणु बनता है। फिर फ्यूमरेट को माइलेट में परिवर्तित किया जाता है, उसके बाद माइलेट को फिर ऑक्जेलो एसीटेट में परिवर्तित किया जाता है और NaDH का तीसरा अणु भी उत्पन्न होता है। तो ये 8 स्टेप होते हैं किसके, टीसी साइकिल के। मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी बताया, आप लोग धीरे धीरे इसको पढ़ लीजिएगा। मैं थोड़ा दिखा भी देता हूँ टीसी साइकिल कैसा होता है। तो इस प्रकार से टीसी साइकिल होता है। यहाँ पर आपको सिट्रेट दिख रहा होगा, यहाँ पर पायरुवेट जो होता है वह डायरेक्ट टीसी साइकिल में प्रवेश नहीं कर सकता है। तो इसके लिए क्या होता है, पायरुवेट क्या होता है, सबसे पहले जानिए पायरुवेट क्या होता है, ठीक है। तो पायरुवेट जब ग्लूकोज के 2 अणु आपस में टूटते हैं एरोबिक या एनारोबिक कंडीशन में, तो वहां से पायरुवेट का निर्माण होता है। तो यहाँ पर पायरुवेट देखेंगे, पायरुवेट जो है डायरेक्ट टीसी साइकिल में प्रवेश नहीं कर पा रहा है, इसके लिए पायरुवेट को एसिटिल कोएंजाइम में परिवर्तित किया जाता है। उसके बाद देखिए पूरा साइकिल यहाँ पर बना हुआ है, आप लोगों को मैंने इसका एक वीडियो बनाया हुआ है, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन, आप लोग देख लीजिएगा। और यह वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।